हैवेल्स का नाम सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन असल में ये ब्रांड इंडिया का ही है, जिसको हवेली राम के नाम से बनाया गया था। आज के टाइम पर हैवेल्स अपने प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, जहां पर इन्होंने लॉयड, क्रैबट्री और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक जैसे फेमस ब्रांड को एक्वायर करके रखा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर ये चाइना से सस्ता माल उठाकर उस पर हैवेल्स का थप्पा लगाकर बेचा करते थे। और एक सवाल जो सबके मन में खटका करती है, और वो ये कि हैवेल्स को बनाने वाले तो हवेली राम थे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे के मौत के बाद उसकी ओनरशिप कीमत राय गुप्ता के पास कैसे पहुंच गई, और इन्होंने अपने घमंड में ऐसा क्या किया कि हैवेल्स एक टाइम पर डूबने की कगार पर आ चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि हैवेल्स इतने बड़े बड़े कंगाली से आखिर बचा कैसे। और मार्केट के अंदर जब सस्ते चाइना माल का बोलबाला था, उस दौर में हैवेल्स एक प्रीमियम ब्रांड कैसे बना, और आज तक इन्होंने इस ब्रांड वैल्यू को कैसे बनाकर रखा। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मार्च 2020 में हैवेल्स का रिवेन्यू 9,541 करोड़ का था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 18,798 करोड़ हो गया। खुद कंपनी के चेयरमैन का यह कहना था कि 2007 में उन्होंने एक बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो आज वो जिस पोजीशन पर बैठे हैं वहां पहुंचने में 40 साल का समय लग जाता। एंड आज के टाइम पर उसी का नतीजा है कि हैवेल्स अपने प्रोडक्ट को लगभग 70 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया करता है, जहां पर इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ग्लोबल लेवल पर स्टेब्लिश करके रखा हुआ है। लेकिन हैवेल्स की शुरुआत इससे बहुत ही अलग थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 साल के ड्राइंग टीचर यानी कि कीमत राय गुप्ता से, जो 1958 में गर्मियों की छुट्टी के दौरान अपने चाचा के घर आए हुए थे दिल्ली में, जो गुप्ता जी एंड कंपनी के नाम से दिल्ली के क्रांति नगर में एक इलेक्ट्रिक की शॉप चलाया करते थे। और ऐसे में कीमत राय भी अपने खाली वक्त में उनकी दुकान पर जाकर व्यापार सीखा करते थे। इसी बीच उनके चाचा जी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और मात्र कुछ ही दिनों के लिए उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी कीमत राय के ऊपर सौंप दी। हालांकि चाचा जी थोड़े चिंतित थे कि ये नया लड़का व्यापार संभाल पाएगा या फिर नहीं, लेकिन जब वे वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि दुकान का कारोबार लगभग 3 गुना तक बढ़ चुका था। वो इस चीज से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने फौरन ही कीमत राय को अपना पार्टनर बनाने का ऑफर दे दिया। कीमत राय ने भी अपनी टीचर की नौकरी को छोड़कर झट से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और अब दोनों के दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। अब इनका कारोबार कुछ ऐसा था कि यह मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर उसे रिटेलर को बेचते थे, लेकिन इस व्यापार में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब रिटेलर को किसी और से ज्यादा सस्ते रेट में माल मिलता था तो वो इन्हें छोड़कर दूसरे से सामान लिया करते थे। ऐसे में बार बार नए नए रिटेलर्स को ढूंढना और उनको खरीदारी के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। साथ में कीमत राय ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रख सकते थे, वरना उनके खुद के रिटेलर्स भी नहीं बचते। इस चीज को नोटिस करने के बाद कीमत राय को समझ आता है कि अगर जल्द ही कुछ नया नहीं किया गया तो उनका ये पर्टिकुलर बिजनेस लॉस में जा सकता है और उनको ये बिजनेस बंद करने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने चाचा जी से ये डिस्कस किया कि क्यों ना हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करने के बाद हम कम प्राइस में बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे। अब उनके चाचा जी ठहरे पुराने ख्यालात के आदमी और उन्होंने फौरन ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जितना भी मिल रहा है उतने में ही खुश रहना सीखो। लेकिन कीमत राय ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो एक मिडल मैन बनकर नहीं रहने वाले, और इसीलिए उन्होंने अपने चाचा जी को मनाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन दोनों के दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। और बाद में ये बात इतनी बढ़ गई कि इस बात ने विवाद का रूप ले लिया। यह सब देखते हुए कीमत राय जी ने एक दिन अपने चाचा जी को बुलाया, उनको ठंडी ठंडी लस्सी पिलाई और कहा कि आप कुछ भी मांग लो, लेकिन बदले में मुझे अपनी दुकान दे दो, यानी कि बेच दो। एंड काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि उनका भतीजा किसी भी कीमत पे नहीं मानने वाला, यानी कि अपनी जिद पर अड़ा ही रहेगा। इसीलिए 90,000 रुपए में आखिरकार चाचा जी ने दुकान भतीजे के नाम कर दी। इन सभी चीजों से परे देश के एक दूसरे कोने में एक बहुत ही अलग ही कहानी चल रही थी, जो कहानी थी हवेली राम गांधी की। हवेली राम जी ने एक कंपनी की शुरुआत की थी और अपने नाम को थोड़ा मॉडर्न और विदेशी तरीके से मॉडिफाई करके उसका नाम रखा हैवेल्स। हवेली राम बाहरी देशों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते और फिर उनके ऊपर अपना ब्रांड का थप्पा लगाकर उसको अपने इंडिया में बेचा करते थे। उनका ये व्यापार काफी कम समय में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था और इस सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था इस कंपनी का ब्रांड नेम, क्योंकि इसी नाम से एक डच कंपनी मार्केट में मौजूद थी जो बहुत ही अच्छे अप्लायंसेस बनाया करती थी। इस वजह से लोगों को हैवेल्स राम की कंपनी भी विदेशी लगने लगी और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली गई।
कुछ समय बाद ये लोग अपनी फैक्ट्री सेटअप करके खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, खुद ही अपने दम पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। हवेली राम का यह बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सोने के अंडे देने वाले इस व्यापार ने उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। दरअसल हुआ यूं कि हवेली राम की पत्नी, जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वह गहरे सदमे में चले गए। और इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर निकल पाते, इनके इकलौते बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनका पूरा संसार ही उजड़ गया। इन हादसों के बाद हवेली राम इतने डिप्रेशन में आ गए कि उन्हें काम काज का कोई होश नहीं रहता था। धीरे धीरे उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी और उसकी रेपुटेशन खराब होने लगी। इसलिए कई लोगों ने हवेली राम को सुझाव दिया कि इससे पहले कि हैवेल्स बंद करने की नौबत आ जाए, इसे बेच देना ही ठीक रहेगा। अब यह खबर कीमत राय को पहले ही मिल जाती है, क्योंकि कीमत राय काफी समय से हैवेल्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे और क्योंकि वो इस कंपनी की पॉपुलैरिटी के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने फौरन इसको खरीदने का फैसला कर लिया। इसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने का सपना तो वो पहले से ही देख रहे थे, बस इंतजार था तो एक मौके का। इसके बाद उन्होंने हैवेल्स के मैनेजर के साथ मीटिंग की और मात्र 7 लाख रुपए में इस डील को फाइनल कर ली उस समय, जो कि आपको ये रकम बहुत कम लग रही होगी, लेकिन उस समय के हिसाब से 7 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस डील को डन कर दिया गया था, इस पर्टिकुलर डील को डन कर दिया गया था, पर उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे और वो एक सोच में पड़ गए कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम आखिर कहां से करेंगे। और डील से इनकार करने का सवाल भी नहीं था, क्योंकि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया, कुछ अपनी सेविंग मिलाई और जैसे तैसे 7 लाख रुपए इकट्ठे करके 1971 में हैवेल्स के ब्रांड नेम को खरीद लिया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 7 लाख में इन्होंने पूरी कंपनी को नहीं बल्कि उनके नाम को खरीदा मात्र। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि सवाल ये उठता है कि सिर्फ ब्रांड नेम के लिए इतना बड़ा अमाउंट क्यों पे करना आखिर। असल में अगर कीमत राय एक नई कंपनी की स्टार्ट करते तो इसे मार्केट में लाने के लिए उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को कन्विंस करना पड़ता, एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता, साथ ही लोगों को इस नए ब्रांड से अवेयर करना पड़ता, जिसके लिए मार्केटिंग और प्रमोशन में बहुत पैसे खर्च हो जाते। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि उनका यह नया ब्रांड मार्केट में चलता या फिर नहीं चलता, यानी कि कोई गारंटी नहीं। और अपने इस नए ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में कीमत राय जी को कम से कम 10 से 15 साल लग जाते। तब जाकर कहीं लोगों को पता चलता कि ये भी एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाया करती है। लेकिन हैवेल्स क्योंकि पहले से ही पॉपुलर ब्रांड था, इसलिए ना तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को मनाने की जरूरत थी और ना ही ज्यादा मार्जिन देने की। अब क्योंकि इस पूरी कंपनी को खरीदना उनके बजट से बाहर था, इसलिए कीमत राय ने सिर्फ उस ब्रांड का नाम खरीदा। उन्हें यह पता था कि लोग सिर्फ ब्रांड को ही देखेंगे, ना कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे हवेली राम बेच रहे हैं या फिर कीमत राय। अब कीमत राय ने यहाँ पर ब्रांड को तो खरीद लिया था, प्रोडक्ट के लिए उन्हें बाहर के देशों से आउटसोर्सिंग करके उन पर हैवेल्स का थप्पा लगाकर बेचने लगे। अगले 5 सालों में कीमत राय के पास इतने पैसे आ चुके थे कि अब वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर सकते थे। इसलिए साल 1976 में और उन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली के कीर्ति नगर में सेटअप किया। इस प्लांट में वो HPC फ्यूजेस, स्विच बोर्ड्स, वायर्स और इन जैसे कई सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट वो बनाया करती थी। साल 1980 में इन्होंने दिल्ली के तिलक नगर में हैवेल्स का एक और प्लांट सेटअप किया, जहां पर हाई क्वालिटी के एनर्जी मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हैवेल्स का बिजनेस काफी फल फूल रहा था और कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही थी। लेकिन फिर इसे कुछ विदेशी कंपनियों से टक्कर मिलने लगा, जिससे इसकी मार्केट पोजीशन खराब होने लगी थी। दरअसल 80s के दौरान इंडियन मार्केट में कई सारी चाइनीज कंपनीज एंटर कर चुकी थी, जिनके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सस्ते हुआ। फ्रांस की स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जर्मनी के सीमेंस और स्विट्जरलैंड के ABB ग्रुप से हैवेल्स को भारी कंपटीशन देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा मुकाम रखा करते थे। साथ ही रीजनेबल प्राइस पर इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर हुआ करती थी। ऐसे में इनसे कम्पीट कर पाना हैवेल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। इसका नतीजा ये हुआ कि हैवेल्स की सेल्स कम होने लगी थी और लगातार कोशिशों के बाद कीमत राय को यह समझ आ गया कि उनको नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा ताकि आइडेंटिटी बनाकर रखे। ऐसे में ग्लोबल ब्रांड्स की क्वालिटी से कम्पीट करने के लिए हैवेल्स ने साल 1987 में जर्मनी की कंपनी गियर के साथ एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की और दिल्ली के बादली इलाके में MCB की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी।
यहाँ पर गियर को एमसीबी का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाने जाते थे, जिसको हैवेल्स का भरपूर फायदा मिला करता है। हैवेल्स अब नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके लगातार मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1991 के एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से हैवेल्स के लिए ये मार्केट बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका था, क्योंकि इस रिफॉर्म ने इंडिया की मार्केट को बाहर की कंपनीज के लिए पूरी तरीके से खोल कर रख दिया था। जहां पर इससे पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, तो फायदा उठाने के लिए अब जापान, कोरिया और यूएस के कई सारे कंपनीज इंडिया में एंटर करना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद इंडिया में हैवेल्स के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो चुके थे और इस दौरान नई टेक्नोलॉजी वाली चीजों की मांगे बढ़ने लगी थी और गुजरते वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट पहले से ज्यादा एडवांस होने लगे थे। इसकी वजह से अब हैवेल्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक तरफ तो कंपनी के ऊपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अडॉप्ट करने का प्रेशर था, साथ ही मार्केट में बने रहने के लिए प्राइस कम करने का भी दबाव था। अब देश के अंदर उस महंगाई वैसे भी जोरों पर थी, ऐसे में लोग बहुत तेजी से अडॉप्ट करने लगे थे और इस वजह से हैवेल्स जैसी इंडियन कंपनीज की लगातार कम हो रही थी, जो कि वाकई में हैवेल्स के लिए एक चिंता का विषय था। गिरते हुए ग्राफ को देखकर कई सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को काफी ज्यादा घटा दिया था ताकि वो मार्केट में बने रह सके। लेकिन कीमत राय ने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ कभी समझौता नहीं करने वाले, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट भले ही सस्ते हो लेकिन हैवेल्स के प्रोडक्ट उनके कंपेयर में हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग होते थे। हालांकि कीमत का ये फैसला थोड़ा रिस्की जरूर था, क्योंकि उस दौरान पीपीआई कम होने की वजह से ज्यादातर लोगों का रुझान सस्ती चीजों की तरफ होता था। इसी बीच मार्केट के टॉप कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने 1992 में अपने बेटे अनिल राय गुप्ता को भी बिजनेस में शामिल कर लिया और इसके 3 साल बाद अपने भतीजे अमित गुप्ता को इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया और इस तरीके से बिजनेस अब पूरी तरीके से परिवार के हाथों में आ गया था। मार्केट की नीड को समझते हुए हैवेल्स ने 1993 में अपना पहला R&D सेंटर ओपन किया ताकि नए एक्सपेरिमेंट्स करके वो कंपटीशन में आगे रह सके। इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी कंपनीज का एक्विजिशन भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कीमत राय को पहले से ये बात पता थी कि एक नई कंपनी को खड़ा करना चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव है। इसीलिए वो जीरो से शुरुआत करने की जगह अलग अलग कंपनीज को एक्वायर कर रहे थे। जैसे कि साल 1996 में इन्होंने राजस्थान के अलवर में मौजूद सूर्या केबल एंड वायर्स को खरीदा। इसके बाद साल 1997 से 2001 के बीच हैवेल्स ने 4 बड़े एक्विजिशन किए थे, जिसमें से पहला था ECS, जो कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल और स्विच बोर्ड्स बनाती थी। दूसरा था ड्यूक एनर्जीज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाया करती थी। तीसरा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स, जो स्विचेस, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी। और चौथा था कार्ब ट्री इंडिया, जो कि अपने स्टाइलिश और ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था। इन सारी की सारी कंपनीज को एक्वायर करने के बाद हैवेल्स के पोर्टफोलियो में कई सारे नए प्रोडक्ट ऐड हो चुके थे, जिससे इन्हें कम समय के अंदर अपनी मार्केट प्रेजेंस को एक्सपेंड करने में बहुत मिली। फिर आता है साल 2007, जब हैवेल्स ने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जो उसके बसे बसा साम्राज्य को ढेर कर सकती थी। इसका नाम था सल्वेनिया। दरअसल कीमत राय को जब पता चला कि जर्मनी की लाइटनिंग और फिक्सचर मैन्युफैक्चरर SLI लाइटनिंग अपने ब्रांड सल्वेनिया को बेचना चाहती है, तो उनको अपने बिजनेस एक्सपेंशन का मौका दिखा, क्योंकि SLI उस टाइम की समय की चौथी सबसे बड़ी लाइटनिंग कंपनियों में से एक थी। ऐसे में कीमत राय ने फौरन ही इसे खरीदने का फैसला कर लिया। हालांकि सीनियर मैनेजमेंट जैसे कि उनके बेटे और ग्रुप CFO राजेश गुप्ता इस पर्टिकुलर डील को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस डील के लिए बहुत ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। लेकिन कीमत राय ने यह कहा कि इस बड़ी पिक्चर के लिए ये बहुत छोटा अमाउंट है। ऐसे में सभी के सभी लोग राजी हो जाते हैं और सल्वेनिया को 104 मिलियन यूरो यानी कि 980 करोड़ में खरीद लेते हैं। लेकिन तभी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने दस्तक दे दी और सल्वेनिया की सेल्स बहुत ही तेजी से गिरने लगी। साल 2008 से 9 के बीच इस कंपनी को 16.3 मिलियन यूरोस का लॉस हुआ, जो 2009 और 10 में बढ़कर 26.1 मिलियन यूरोस तक पहुंच गई। इसी बीच स्लोवेनिया के CEO पॉल ग्रिसवल्ड को कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि वे अपने काम में लगातार फेल हो रहे थे। इधर हैवेल्स ने सल्वेनिया को खरीदने के लिए बैंक से काफी ज्यादा लोन ले रखा था, इसीलिए उसको रीपे करने का दबाव भी उनके ऊपर बन रहा था। इस लोन को चुकाने के लिए हैवेल्स को बाबा बिंगर्स नाम की अपने एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के स्टेक्स को बेचने पड़ गए थे,
सल्वेनिया के खराब परफॉर्मेंस ने अब हेवेल्स को खत्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके सभी के सभी ऑपरेशंस पर कंपनी को काफी सारे पैसे लगाने पड़ रहे थे। इसलिए कंपनी ने 18 महीनों का एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया। इस दौरान इन्होंने ब्राजील और कोस्टा रिका में मौजूद इनकी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। यूके के फैक्ट्रीज में काम को सस्पेंड करके उसको इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि लेबर कॉस्ट को कम किया जा सके। बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। आउटसोर्सिंग को 30% से 60% तक बढ़ा दिया गया और कंपनी में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े बदलाव किए गए, जिससे कि इसके एक्सपेंसेस को कम करके इसको किसी भी प्रकार से प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। अच्छी बात यह रही कि इनकी मेहनत बहुत जल्द रंग लाई और 2010 से 11 के बीच सल्वेनिया ने 7 मिलियन यूरोस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। साल 2011-12 में इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 10.2 मिलियन यूरोस तक पहुंच गया था और 2012-13 के बीच यह 30.5 मिलियन यूरोस हो जाता है। सल्वेनिया जिसे खरीदने के बाद हेवेल्स का मैनेजमेंट पछता रहा था, वही कंपनी हेवेल्स के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई कि इस तरीके के एक्विजिशन और क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से फिजिकल ईयर 2013 और 14 में हेवेल्स इंडिया में 446 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। इसके अलावा सितंबर 2014 में फोर्ब्स बिलियनर की लिस्ट में पहली बार अपनी जगह बनाई थी और $2 बिलियन की नेट वर्थ के साथ वो इंडिया के 48वें नंबर के सबसे अमीर आदमी बने। दोस्तों, मार्च 2020 में जहां पर हेवेल्स का रिवेन्यू 9,541 करोड़ का था, वो मार्च 2024 में बढ़कर 18,798 करोड़ का हो गया। आज के टाइम पर हेवेल्स अपने प्रोडक्ट को 70 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया करती है। साथ ही इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ग्लोबल लेवल पर इस्टेब्लिश कर लिया है और ये सब मुमकिन हो सका कीमत राय की सिर्फ एक ही जिद की वजह से, जो था कि उन्हें किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरर बनना है। बाकी दोस्तों, आप अगर जानना चाहते हो कि एक गुब्बारे बेचने वाले ने MRF जैसी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर दी, तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हो।